हम लोग रेजोनेंस के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। रेजोनेंस, इसका बेसिक मीनिंग सबसे पहले क्या है? रेजोनेंस इज जस्ट ओनली द टेंडेंसी of a given system to oscillate at a greater amplitude at some frequency। कहने का सेंस क्या है कि कुछ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, एक ऐसा फ्रीक्वेंसी, लीजिए एक एक फ्रीक्वेंसी पे जो है, अगर वो अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ जो दिया हुआ सिस्टम है उसमें ऑसिलेट करने का टेंडेंसी हो, देन दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ, जैसे ये आपका है ना, ये पेंडुलम है, ये देखो ऑसिलेट कर, आपने पढ़ा होगा एसएचएम पहले, नहीं सिंपल हार्मोनिक मोशन, नहीं पढ़ा आपने? सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने पढ़ा है कि जो बॉब या पेंडुलम वगैरह जो है ना, वो पेंडुलम जो आपका इधर उधर आपका मूव कर रहा है, लाइक दैट, दिस वन, दिस वन, ये भी रेजोनेंस है, क्योंकि ये भी एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है यहाँ से यहाँ, अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहा है, देन ये भी एक रेजोनेंस है ना। रेजोनेंस, मैंने क्या बोला कि किसी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे अगर वो अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यानी कि मैक्सिमम यहाँ से ये मैक्सिमम यहीं तक ऑसिलेट कर सकता है, ओके, देन दैट इज द रेजोनेंस। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस, या सॉरी जिस फ्रीक्वेंसी पे रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो आउटपुट मिल रहा है, जो एम्पलीट्यूड है, अगर वो मैक्सिमम होगा, ओके, देन दोज फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओके, हम लोग कहीं कहीं रेजोनेंस भी लिखते हैं और कहीं कहीं रेजोनेंट भी लिखते हैं। ओके, रेजोनेंस और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो जिस फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है, ऐसा नहीं कि बस ये ऑसिलेट हो रहा है, अगर यहाँ ये इस तरह से ऑसिलेट हो रहा है, देन ये मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम ये एम्पलीट्यूड है। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है, ओके, या मैक्सिमम रिस्पॉन्स है, मैक्सिमम आउटपुट है, देन दोज फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने अभी आपको देखा, ओके, कि पेंडुलम आपका स्विंग कर रहा है। अब पेंडुलम जब स्विंग कर रहा है तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस कैसे हो रहा है? अब सोचो, यहाँ पे जो सिस्टम है वो, उसके पास एबिलिटी है स्टोर करने का, ओके, और एनर्जी को ट्रांसफर करने का। सोचो हम लोग यहाँ पे जो है रेजोनेंस करवा रहे हैं, जब ये इस कंडीशन पे यहाँ आएगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड करते हुए, इस समय काइनेटिक एनर्जी इसका कितना होगा? इस समय काइनेटिक एनर्जी कितना होगा इसका? मिनिमम होगा, जीरो होगा, मैक्सिमम होगा, जीरो। वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। इसका काइनेटिक एनर्जी इस समय जीरो होगा, और इसी इंस्टेंट पे जो है पोटेंशियल एनर्जी इसका कितना होगा? मैक्सिमम होगा? नहीं, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। वही पेंडुलम जो आपका एम्पलीट्यूड स्विंग करते हुए, झूलते हुए यहाँ पे वर्टिकल मीन पोजीशन पे आएगा, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? मैक्सिमम होगा, है ना। और फिर यहाँ से फिर काइनेटिक एनर्जी घटते घटते यहाँ पे क्या होगा? जीरो होगा। तो जिस समय काइनेटिक एनर्जी मिनिमम यानी कि जीरो, उस समय पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। और जिस समय पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, देखो इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, बस काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, तो यानी कि एनर्जी क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है ना। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी घटते घटते यहाँ मिनिमम हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। फिर काइनेटिक एनर्जी घट रहा है, ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, यहाँ पे जाते जाते काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, यानी कि वहाँ पे क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंपल, ये एनर्जी को इजीली ट्रांसफर कर रहा है ना। कहाँ पे? बिटवीन टू और मोर डिफरेंट स्टोरेज मोड। जैसे यहाँ पे एक साइकिल से साइकिल में जो है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या हो रहा है? एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। जिसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम है। जिस समय पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। ओके, आई एम क्लियर? नहीं, नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग द रेजोनेंस।
तो रेजोनेंस का ये इंट्रोडक्शन था। रेजोनेंस कहीं भी हो सकता है। ओके, अगर हम लोग टाइप्स ऑफ रेजोनेंस बात करें तो मैकेनिकल रेजोनेंस, जितने मॉडर्न क्लॉक देख रहे हैं, मॉडर्न क्लॉक में देखिए ऐसे ऐसे पेंडुलम ऐसे घूमते रहता है, नहीं घूमता है। ओके, दैट इज द मैकेनिकल रेजोनेंस। आपने देखा है? नहीं देखा आप लोगों ने? पेंडुलम। ऑप्टिकल रेजोनेंस, यानी कि आपको ऑप्टिकल रेजोनेंस जो है लेजर लाइट में, अब देखिए लेजर में वहां पे एक साथ जो है लाइट क्रिएट होता है, उसका क्रिएशन जो है वो भी एक रेजोनेंस ही है। ऑर्बिटल रेजोनेंस, ऑर्बिटल रेजोनेंस यानी कि जो सोलर सिस्टम का मून्स है, चंद्रमा है, वो मूव कर रहा है ना, वो भी एक रेजोनेंस के तहत ही मूव कर रहा है। कभी पे उसका मैक्सिमम, कभी मिनिमम उसका वेलोसिटी हो रहा है अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन, है ना। तो वो भी आपका जो है रेजोनेंस ही है। एकॉस्टिक रेजोनेंस, जो हम बोल रहे हैं, देखो हम कंटिन्यू, आप जो है तेजी से नहीं बोल सकते। ओके, ह्यूमन वोकल कोड, ह्यूमन वोकल कोड जो हम यहाँ से बोलते हैं, ओके, आप कंटिन्यू तेजी से नहीं बोल सकते। ओके, आपको बोलते बोलते एक बार धीरे से रिलैक्स होना होगा, आराम लेना होगा, फिर आप बोलना होगा, फिर आराम करना होगा, फिर बोलना होगा। नहीं, कंटिन्यू को बोल सकता है, चिल्ला सकता है क्या? कितना देर तक, कितना देर तक चिल्लाएगा? पॉसिबल नहीं है। उसको कुछ ना कुछ सांस लेने के लिए प्रॉब्लम, सांस लेने के लिए उसको टाइम का रिक्वायरमेंट है, सांस छोड़ने के लिए रिक्वायरमेंट है। ओके, तो ह्यूमन वोकल कोड भी जो है वो एक कॉस्टिक रेजोनेंस के तहत आता है। या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाइए, जैसे गिटार बजा रहे हैं, अगर गिटार बजा रहे हैं तो गिटार का जो वायर आपका आपने छेड़ा है वहां पे, तो गिटार का वायर भी जो वो वहां पे भी रेजोनेंस हो रहा है। गॉट इट? यानी कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वहां पे उसका धुन निकल रहा है, then that is the acoustic resonance. Okay, just add in the chat please. इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, ओके, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में जैसे हम लोग रेडियो, अभी हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस ही पढ़ेंगे। ओके, रेडियो और टीवी में आपने देखा होगा, रेडियो में ट्यूनिंग हम लोग करते हैं, जैसे एफएम 91.2, 98.3, 95.0। ओके, यानी कि 95.0 पे वो अपना मैक्सिमम रिस्पॉन्स दे रहा है। आप इधर उधर करेंगे तो कुछ ना कुछ नॉइज आएगा, कुछ ना कुछ हार्मोनिक्स आएगा, प्रॉब्लम्स होगा। आप वहीं पे जाके विविध भारती बजाएंगे 102.5 पे। ओके, तो वो अपने उस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दे रहा है। वो वही फ्रीक्वेंसी हमारा जो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब देखेंगे जी टीवी है, ओके, स्टार प्लस है, कलर्स टीवी है, ओके, वो सारे जगह जो है वो आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड उसी फ्रीक्वेंसी पे दे रहा है। ओके, आवाज आ रही है मेरी? ओके, प्लीज जस्ट राइट, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ओके, तो ये सारा जो है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस है ना। अब हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस है क्या हमारे पास? इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस अगर हम लोग बात करें कि वो जो है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस एक पार्टिकुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है ना। पार्टिकुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जहाँ पे जो सर्किट एलिमेंट का इमेजिनरी पार्ट है, सर्किट एलिमेंट का जो इमेजिनरी पार्ट है, ओके, वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या क्या है सर्किट एलिमेंट में? ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे Z इक्वल टू R प्लस J एप्सिल माइनस एक्सी, रिएक्टिव एलिमेंट। आप रिएक्टिव एलिमेंट को इमेजिनरी पार्ट बोल सकते हैं। सर्किट एलिमेंट का नहीं, मतलब कि चाहे वो इम्पीडेंस हो, चाहे वो आपका एडमिटेंस हो, G प्लस J BC माइनस BL। ओके, चाहे वो एडमिटेंस हो, चाहे आपका इम्पीडेंस हो, दोनों कंडीशन में जो है अगर उसका इमेजिनरी पार्ट जिस फ्रीक्वेंसी पे कैंसिल हो रहा है, ओके, यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे वो एक दूसरे को कैंसिल कर देना चाहिए, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है कि ये इंडक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये कैपेसिटर के कॉरस्पॉन्डिंग है। आप लोग सभी जानते हैं कि इंडक्टर जो है एनर्जी स्टोर करता है इन द मैग्नेटिक फील्ड, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर रहा है इन द
व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोग को आवाज जा रही है ना मेरी? इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर रहा है, इंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि रेजोनेंस सर्किट में जो है जनरली रिंगिंग होता है। ओके, और वो जनरेट कर रहा है हायर वोल्टेज, हायर करंट। ओके, हायर वोल्टेज हायर करंट जो हम लोग सर्किट में देते हैं। कैसे होता है हायर वोल्टेज हायर करंट? जिस तरह से हमारा हायर एम्पलीट्यूड हो रहा है यहाँ पे मैकेनिकल में रेजोनेंस, उसी तरह से जो है वहाँ पे सर्किट में पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो है, जिसको हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, है ना। ओके, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। ओके, उस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो है सर्किट पे या तो मैक्सिमम वोल्टेज आएगा या तो मैक्सिमम करंट आएगा। ओके, यानी कि उसका रिस्पॉन्स, उसका आउटपुट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। उस फ्रीक्वेंसी को उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट। ओके, नाउ अब हम लोग जो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस को हम लोग सबसे ज्यादा जो यूज कर रहे हैं, मैंने पहले ही बोला कि जितने सारे वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम है, बताओ वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम का एक एग्जांपल काजल, है ना। वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम मैंने एग्जांपल लिया भी है अभी, विक्रांत, सोनू, नो एनीवन, अमर ज्योति। वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम, एफएम, रेडियो एफएम तो एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है भाई। एफएम का फुल फॉर्म होता है सोनू फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। रेडियो, अरे आपके हाथ में है मोबाइल, मोबाइल में तो वायरलेस ट्रांसमिशन है। टीवी, मोबाइल का तार किसी से जुड़ा हुआ है? हम्म, नो। ओके, तो वहां पे हम लोग इसका एग्जांपल दे सकते हैं, जितने सारे वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम हैं, सारा जो है सारे में जो है रेजोनेंस हो रहा है। अब मैंने क्या बोला कि रेजोनेंस फिनोमेनन जो है उस सर्किट में होगा। ब्लूटूथ भी, रेजोनेंस फिनोमेनन उस सर्किट में होगा जो सर्किट जो है मेनली कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों को रखता है। सिर्फ कैपेसिटर होगा तब भी रेजोनेंस नहीं होगा, सिर्फ इंडक्टर होगा तब भी रेजोनेंस नहीं होगा, है ना। दोनों का अगर रखता है वो, चाहे वो सीरीज में हो चाहे वो पैरेलल में हो, ओके, तो वहां पे रेजोनेंस होगा। अब यहाँ पे जो इंडक्टर है, इंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करेगा। ऑफ कोर्स इंडक्टर इंडक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वहां पे करंट आएगा। वाच हो गया काजल मैकेनिकल रेजोनेंस। ओके, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस का हम लोग बात कर रहे हैं। वहां पे फोर्स लगता है तब वो रोटेट करता है, अंदर स्प्रिंग होता है। ओके, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इंडक्टर का, ओके, वो एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर रहा है। ओके, किसमें, वाइंडिंग में। अब वो इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहा है, ओके, देखो यहाँ पे सिंपल, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो करंट जनरेट होगा ये कैपेसिटर को चार्ज करेगा। फिर ये कैपेसिटर क्या होगा, ओके, जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो ये एनर्जी रिलीज कर देगा, तो ये अब एनर्जी स्टोर कर रहा है। उसके बाद ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, तो फिर यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, फिर इसके तो करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करके ये रिलीज कर रहा है, कैपेसिटर के पास जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर कर रहा है वो। फिर कैपेसिटर चार्ज होने के बाद फिर डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज हुआ तो फिर से एनर्जी रिलीज करेगा, फिर इंडक्टर में जाएगा, फिर इंडक्टर एनर्जी स्टोर करेगा। तो ये जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है, ओके, वहां पे इस होल फिनोमेनन को हम लोग क्या करते हैं, रेजोनेंस कहते हैं, है ना। यहाँ भी आप देख रहे हैं एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि कुछ स्टोरेज मोड होना चाहिए।
जैसे यहाँ पे जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, उसी तरह से यहाँ पे जो इंडक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में और कैपेसिटर के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो दोनों एनर्जी एक दूसरे को ओके कन्वर्ट करके ट्रांसफर करके वहाँ पे रेजोनेंस क्रिएट करता है। मैं क्लियर? आई थिंक ओके। नाउ अब जो फिनोमिनन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ओके, चाहे वो सीरीज आरएलसी सर्किट हो, चाहे वो पैरेलल आरएलसी सर्किट हो, है ना, वो दोनों में हम लोग ये फिनोमिनन ऑब्जर्व करते हैं। चाहे वो सीरीज आरएलसी हो, चाहे वो पैरेलल आरएलसी हो, है ना, वो हम लोग एक सोर्स के द्वारा एक जो हम लोग एक्साइटेड करते हैं, डीसी सोर्स नहीं, एसी सोर्स के द्वारा एक्साइटेड करते हैं। यानी कि एसी सोर्स हम लोग लगाए हुए हैं, और एसी सोर्स लगाकर हम लोग जो है यहाँ पे जो भी आपका आरएलसी सर्किट सीरीज में है, पैरेलल में है, ओके, उन दोनों सर्किट में हम लोग रेजोनेंस के फिनोमिनन को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जो है हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस को हम लोग कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट। ओके, हम लोग दो पार्ट में इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस को कैटेगराइज करते हैं। पहला सीरीज रेजोनेंस, दूसरा पैरेलल रेजोनेंस। ऑफ कोर्स हमारे पास सर्किट जो है सीरीज आरएलसी हो सकता है, पैरेलल आरएलसी हो सकता है ना। तो यहाँ पे एनर्जी को जो है ये ट्रांसफर कर रहा है इधर से उधर, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं रेजोनेंस कंडीशन। नाउ अब हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं सिंपल, अब हम लोग डिटेल में बात करेंगे सीरीज रेजोनेंस, है ना। सीरीज रेजोनेंस यानी कि सिंपल रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, आरएलसी। यहाँ जो इस तरह से नहीं भी दिखा सकते हम लोग, एसी सोर्स के द्वारा जो है हम लोग सीरीज आरएलसी सर्किट को दिखा रहे हैं, जो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। ओके, देन दिस इज द सीरीज रेजोनेंस सर्किट। नाउ ए रेजोनेंट सर्किट, मैंने पहले ही बोला कि एक ऐसा रेजोनेंट सर्किट वही हो सकता है जिसके पास इंडक्टिव और कैपेसिटिव एलिमेंट दोनों। ओके, यानी कि एलसी सर्किट, एलसी सर्किट यानी कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस होना चाहिए, सिंपल सी बात है। ओके, तो अगर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस होगा तब सर्किट जो एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह वर्क करेगा फॉर द करेंट, और वहाँ पे वो रेजोनेंस करेगा ओके इन द सिमिलर वे एज द सर्किट विल डू। जैसे सर्किट आपका जो है रेजोनेंस करने का होगा, वो रेजोनेंस करेगा। एनर्जी आपका मैंने अभी आपको दिखाया कि कैसे इंडक्टर से कैपेसिटर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, कैपेसिटर से इंडक्टर एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे इंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर है वो एनर्जी रिलीज करेगा, वो कैपेसिटर गेन करेगा। ओके, और कैपेसिटर गेन करेगा, फिर कैपेसिटर यानी कि चार्ज होगा, चार्ज होने के बाद वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करेगा। फिर वो स्टोर करने के बाद उसकी अपनी कैपेसिटी है दोनों की, इंडक्टर और कैपेसिटर की, तो ये कैपेसिटर फिर क्या करेगा, फिर एनर्जी को रिलीज करेगा। फिर एनर्जी को रिलीज करेगा तो यहाँ पे ये जो एनर्जी रिलीज करेगा तो फिर इंडक्टर आपका एनर्जी जो है गेन करेगा। तो वो सिर्फ जब एलसी सर्किट हो तब पॉसिबल। लेकिन एक बार आपने जो है ये अगर सिंपल एक एलसी सर्किट हो, एलसी सर्किट इस तरह का, तो एक बार आपने एनर्जी दे दिया तो इसको हटा भी देंगे, तो ये आइडियल कंडीशन है कि इसका एनर्जी इसमें फिर इसका एनर्जी इसमें, ऐसे ही जाते रहेगा। ओके, तब इसको फर्दर एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों?
क्योंकि ये एनर्जी जितना स्टोर कर रहा है उतना वो रिलीज कर दे रहा है, फिर ये जितना स्टोर कर रहा है उतना ये रिलीज कर दे रहा है। लेकिन अगर हम लोग सीरीज आरएलसी देखें, और हम लोग ये भी जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट हमारा आइडियल इंडक्टर नहीं हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हमारा आइडियल कैपेसिटर नहीं हो सकता है ना। तो आइडियल इंडक्टर नहीं हो सकता, आइडियल कैपेसिटर नहीं हो सकता, यानी कि वहां पे एक रेसिस्टेंस होगा, है ना। रेसिस्टेंस, इंडक्टर का भी अपना रेसिस्टेंस होगा, कॉइल का, इंडक्टर यानी कि कॉइल ना, रेसिस्टेंस होगा, कैपेसिटर का भी अपना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के कॉरस्पॉन्डिंग रेसिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे आरएलसी और एलसी सर्किट में जो बेसिक डिफरेंस है, ओके, वो है प्रेजेंस ऑफ रेसिस्टेंस इन दोनों में और इसमें, चाहे वो सीरीज में हो चाहे पैरेलल में हो, तीनों, है ना। यहाँ पे रेसिस्टेंस का प्रेजेंस होना है। तो आप जानते हैं कि रेसिस्टेंस जहाँ है वो सिर्फ दो ही चीज कर सकता है, एक वोल्टेज में ड्रॉप कर सकता है और दूसरा पावर में लॉस कर सकता है, आई स्क्वायर आर, यानी कि एनर्जी को डिसिपेट करेगा वो हीट एनर्जी के तौर पे, और उस हीट एनर्जी को आप वापस रिकवर नहीं कर सकते, है ना। उसको फिर से पुनः जो है अगेन रिकवर नहीं कर सकते हैं। दैट इज द रेसिस्टेंस। ऑल ऑफ यू नो, जस्ट प्लीज टेल मी। ओके, रेसिस्टेंस का प्रेजेंस होना, ओके, यानी कि रेसिस्टेंस जो है अगर एनर्जी आया उसके कॉरस्पॉन्डिंग आया तो वो एनर्जी क्या कर देगा, डिसिपेट कर देगा हीट के फॉर्म में, और वो एनर्जी को आप वापस रिकवर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ रेसिस्टेंस जो है वो सर्किट में ऑसिलेशन को डाई आउट कर देता है। डाई आउट यानी कि यहाँ पे आपने जो एनर्जी दिया तो एनर्जी इसमें तो गया, ये स्टोरेज एलिमेंट है, लेकिन ये रेसिस्टेंस जो है वो क्या करेगा, वो रेसिस्टेंस जो है आपका ऑसिलेशंस को डाई आउट कर देगा। ये जैसे हमारा आप एक झूला झूलो, सिंपल, ओके, आप एक झूला झूल रहे हैं, मान लेते हैं कि भाई कोई यहाँ पे झूला झूल रहा है, ओके, यहाँ से झूला से हमने यहाँ पे एक बार आपको ठेल दिए, नहीं ठेल लेते हैं, ओके, तो ये क्या होगा, अभी ऑसिलेट करेगा पहले अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से। अब अगर फर्दर यहाँ पे हम लोग इसको पुशअप नहीं करें, ओके, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ऑसिलेट करते हुए, ओके, ये क्या होगा, धीरे धीरे उसका ऑसिलेशन कम होगा, धीरे धीरे क्या होगा, रुक जाए, नहीं ऐसा ही होता है ना, नहीं, ओके, या नहीं तो फिर यहाँ पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है अगर लंबा है तो अपने पैर से लेटरल फोर्सेस लगा के अपने को फिर से पीछे ठेल रहा है, पीछे धक्का दे रहा है, पीछे धक्का दे रहा है, यानी कि वहां पे जो है फिर से एनर्जी को वो दे रहा है, एनर्जी गेन कर रहा है ना। तो बट यहाँ पे ये कॉस्ट क्यों है कि अगर आप एक बार ऑसिलेट हम लोग कर दिए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से एनर्जी दे दिए, तो उसके बाद धीरे धीरे जो है उसका एम्पलीट्यूड यानी कि ये ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है ये घटते क्यों जा रहा है, क्यों, क्योंकि वहां पे एयर है। अगर वहीं पे वैक्यूम रहता तो आप एक बार एनर्जी दे देते तो वो एनर्जी कंटिन्यू जो उसी एनर्जी से ऑसिलेट करते रहते। यहाँ पे एयर है तो आप जब इधर से ऐसे जाते हैं तो उधर से एयर फोर्स लगाता है, उधर से पीछे आते हैं तो फिर से एयर फोर्स लगाता है, ठीक है। तो वो एयर जो है आपका रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, एयर रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, सिंपल, ओके, धीरे धीरे एनर्जी को डिसिपेट कर दे रहा है और फाइनली आपका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, जीरो। तो वो हर ऑसिलेशन के केस में होता है। दिस इज द प्रैक्टिकल कंडीशन। ये आइडियल कंडीशन ही हो सकता है कि वहां पे वैक्यूम हो तभी वो ऑलवेज जो है ऑसिलेट होते रहे, है ना, सेम एनर्जी के साथ। तो यहाँ पे सेम कंडीशन से यहाँ पे यहाँ ये रेसिस्टेंस के प्रेजेंस होने के कारण ये जो है कंटिन्यूअस ऑसिलेट नहीं होगा तब तक कि जब तक कि यहाँ पे हम लोग जो है कंटिन्यूअस सप्लाई ना देते रहें। अब कंटिन्यूअस अगर सप्लाई देते रहेंगे यानी कि अगर सोर्स से सर्किट अगर कनेक्टेड नहीं रहा परमानेंट, ओके, तब क्या होगा, सिंपल, एक और आपने एनर्जी दिया तो ये आपस में एनर्जी को ट्रांसफर करेगा और ये भी एनर्जी को क्या करेगा, डिसिपेट करेगा। तो धीरे धीरे एनर्जी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अब अगर इसको कंटिन्यूअस हम लोग सोर्स दिए हुए हैं, स्विच को क्लोज करके, तो स्विच क्लोज कर दिए तो एनर्जी भी कंटिन्यू जा रहा है, कंटिन्यू डिसिपेट भी हो रहा है और रेजोनेंस भी हो रहा है। गॉट इट। तो यानी कि रेसिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वहां पे यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो रेसिस्टर है या रेसिस्टेंस है, ओके,
वो डैम्प का काम कर रहा है। आपने पढ़ा है डैम्पिंग? नहीं पढ़ा है? डैम्पिंग, ये जो ऑसिलेशन हो रहा है, इस ऑसिलेशन को यही ना कम करता है भाई, डैम्पिंग। नहीं, तो ये भी जो ऑसिलेशन हो रहा है ऐसे ऐसे करके, तो ये धीरे धीरे इसको क्या कर रहा है, डैम्प कर रहा है। एनर्जी को ऑसिलेट करने से, सॉरी, एनर्जी को जो है वो अब्जॉर्ब कर ले रहा है, और धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, फाइनली स्टेडी स्टेट कंडीशन में वो जीरो हो गया। मान लो ये पॉइंटर है हमारा, यहाँ पे ये स्टेडी स्टेट पोजीशन है, तो ये ऑसिलेट करता रह जा रहा है। तो यहाँ पे डैम्पिंग टॉर्क लगाते हैं, और वो डैम्पिंग क्या करता है, धीरे धीरे उस एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेगा। कौन सी एनर्जी को? जिस एनर्जी से वो ऑसिलेट कर रहा है। तो यहाँ भी रेसिस्टेंस वही कर रहा है। रेसिस्टेंस का जो इफेक्ट है वो डैम्पिंग की तरह है, यानी कि जो प्रेजेंस ऑफ रेसिस्टेंस है, ओके, वो क्या कर रहा है एक्चुअली, मैक्सिमम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो रेजोनेंस हो रहा है उसके एम्पलीट्यूड को धीरे धीरे डाई आउट कर रहा है। क्लियर है? ओके, देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज, कमिट टू मेमोरी कि रेसिस्टेंस जो है यहाँ पे क्या करता है। नाउ अब हम लोग सर्किट को अगर एज्यूम्ड करें कि वो रेजोनेंस कंडीशन में है, ओके, रेजोनेंस कंडीशन में सर्किट तभी हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं मैथमेटिकल में, ये हो गया थ्योरेटिकल पार्ट था हमारा, ओके, कि अगर हम लोग सर्किट को एज्यूम करें कि द सर्किट इज एज्यूम्ड टू बी इन रेजोनेंस कंडीशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट कमिट टू मेमोरी। रेजोनेंस कंडीशन में तभी हो सकता है जब जितने सारे मैं कंडीशन लिखूं उसमें से कोई भी एक कंडीशन को वो फॉलो कर रहा है, यानी कि वो सारे कंडीशन को फॉलो करेगा। गॉट इट? तो इसको याद रखना, रेजोनेंस यहीं से फिर शुरुआत होता है मैथमेटिकल। पहला कंडीशन कि सर्किट का जो नेट रिएक्टेंस होगा, नेट रिएक्टेंस में विभाग एक्स ए है ना भाई, जेड इक्वल टू आर प्लस जे एक्स, या जेड इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्स। तो नेट रिएक्टेंस जो होगा एक्स, दे मस्ट बी इक्वल टू जीरो। यानी कि अगर नेट रिएक्टेंस सर्किट का जीरो हुआ तो यानी कि सर्किट किस कंडीशन में माना जाएगा, रेजोनेंस कंडीशन में। एम आई क्लियर? अब अगर ये एक्स जीरो हो गया तो सर्किट हमारा कैसा बिहेव करेगा, ओके, सर्किट हमारा कैसा बिहेव करेगा, यानी कि जो रिजल्टेंट इम्पीडेंस होगा वो क्या हो जाएगा, जब एक्स जीरो हो जाएगा ये, ओके, तो जेड इक्वल टू जो है वो आर के बराबर हो गया, यानी कि टोटल इम्पीडेंस वो आपका क्या हो गया, प्योरली रेसिस्टिव। यानी कि रिजल्टेंट इम्पीडेंस जो है अगर रेसिस्टेंस के बराबर है तब भी सर्किट क्या है, रेजोनेंस कंडीशन में। दोनों एक ही कंडीशन है, सिर्फ कंक्लूजन निकाल रहा है ना। तीसरा कंडीशन क्या कहता है, अब सोचो जब एक्स जीरो है, यानी कि तीसरा कंडीशन कि अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों आपस में बराबर हो जाए तब भी सर्किट हमारा क्या होगा, रेजोनेंस कंडीशन में होगा। ऑल ऑफ यू एग्री? नहीं? ओके, दिस इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। चौथा, अगर इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए तब भी वो हमारा रेजोनेंस कंडीशन होगा। सारा सेम ही चीज है, ये चारों एक ही चीज है ना। इमेजिनरी पार्ट ऑफ इम्पीडेंस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ओके, अब सोचो अगर सर्किट हमारा प्योरली रेसिस्टिव है, यानी कि इम्पीडेंस रेसिस्टिव हो गया, तो सर्किट में जो करंट है और वोल्टेज है वो दोनों सेम फेज में होगा या आउट ऑफ फेज होगा? टेल मी। सेम फेज में होगा, क्योंकि सर्किट हमारा प्योरली रेसिस्टिव हो गया। तो सर्किट प्योरली रेसिस्टिव हो गया, ओके, तो जो भी है हमारा उसी फेज में हमारा क्या होगा, आई होगा, है ना, सेम फेज। क्लियर है? अब सोचो यहाँ पे वोल्टेज और करंट सेम फेज में होगा तब भी हमारा सर्किट रेसिस्टिव होगा, सॉरी सर्किट रेजिस्टेंस में होगा। छठा कंडीशन, इसका पावर फैक्टर क्या होगा, टेल मी, पावर फैक्टर क्या होगा,
ऑफ कोर्स पावर फैक्टर होता है आर बाई जेड। तो रेजोनेंस कंडीशन में जेड इक्वल टू आर, तो पावर फैक्टर क्या हो गया 1 यूनिटी। ऑफ कोर्स रेसिस्टिव के केस में जो है पावर फैक्टर क्या होता है यूनिटी। यानी कि पावर फैक्टर अगर किसी भी सर्किट का जो है यूनिटी हो, यानी कि सर्किट हमारा क्या होगा, टेल मी, सर्किट हमारा कौन से कंडीशन में होगा, अगर पावर फैक्टर यूनिटी है तो सर्किट कौन से कंडीशन में होगा, रेजोनेंस कंडीशन। भाई नहीं आ रहा है आप लोगों को क्या, लिखते क्यों नहीं है भाई, रेजोनेंस कंडीशन है ना, क्लियर है। ये 6 कंडीशन मैं आपको दिखाया हूँ, 6 में से कोई भी एक कंडीशन को आप फॉलो करके आप जो है बता सकते हैं कि सर्किट हमारा जो है वो रेजोनेंस में है, क्लियर है ना। नाउ अब हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अब टू फाइंड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एक्सएल इक्वल टू एक्सी, रेजोनेंस कंडीशन यही है ना। ओके, एक्सएल इक्वल टू एक्सी एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट या एफ इक्वल टू एफ नॉट, ये दोनों हमारा क्या हो गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गया। ओके, जिसमें ये रेडियन पर सेकंड में हम लोग इसको मेजर करते हैं और इसको हर्ट्ज में मेजर करते हैं, अंतर इतना ही है। नहीं, तो जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी होगा तो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा नॉट एल, ये ओमेगा नॉट सी, यानी तो ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट एल सी, ओमेगा नॉट इक्वल टू 2 पाई एफ नॉट। ओके, देन एफ नॉट इक्वल टू 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एल सी, क्लियर है। दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्लियर है ना, टेल मी। ओके, नाउ एट एफ इक्वल टू एफ नॉट, जेड इक्वल टू आर हो रहा है और आर इसका क्या होगा मिनिमम वैल्यू होगा, ये यानी कि एट एफ इक्वल टू एफ नॉट जो है जेड बिकम्स मिनिमम, हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि अब जेड का आर से कम वैल्यू नहीं हो सकता है ना। ओके, आर से कम इसका वैल्यू नहीं हो सकता, मिनिमम इसका रेसिस्टेंस ही होगा। ओके, अब जब ये हमारा सर्किट है सीरीज सर्किट है तो आई इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं वी बाई जेड। जब जेड मिनिमम हो रहा है हम लोग इसे लिखेंगे एट एफ इक्वल टू एफ नॉट। ओके, आई इक्वल टू वी बाई जेड, तो जेड मिनिमम होगा तो करंट हमारा क्या होगा मैक्सिमम होगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इन द सीरीज रेजोनेंस सर्किट ओके एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी करंट बिकम्स व्हाट मैक्सिमम, है ना। तब एफ इक्वल टू एफ नॉट पे, तो आई मैक्स का वैल्यू क्या होगा वी बाई आर, जेड मिनिमम आर के बराबर है ना, ठीक है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ओके क्योंकि सर्किट हमारा रेसिस्टिव है और वहां पे वो इम्पीडेंस हमारा मिनिमम हो रहा है रेसिस्टेंस के बराबर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि करंट हमारा क्या होगा मैक्सिमम होगा। याद रखेंगे सीरीज यूनियन सर्किट में जो है करंट मैक्सिमम होता है, इम्पीडेंस क्या होता है मिनिमम होता है, क्लियर है, टेल मी। नहीं क्लियर हुई, ओके नाउ देखिए ध्यान से, फॉर प्योर रेसिस्टेंस
वी आर इक्वल टू क्या होगा, आई आर होगा। प्योर इंडक्टेंस के लिए वी एल इक्वल टू जी ओमेगा एल आई होगा, या जी एक्सएल आई फॉर प्योर कैपेसिटेंस के लिए वी सी इक्वल टू माइनस जी बाई ओमेगा सी आई। नहीं, यानी कि सिंपल फॉलो बोल सकते हैं, माइनस जी एक्स सी आई बोल सकते हैं ना। ओके, अब सोचो, एट रेजोनेंस एक्सएल इक्वल टू एक्स सी, इसमें आई मल्टीप्लाई कर दिए, आई एक्सएल इक्वल टू आई एक्स सी, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकाले मॉड ऑफ वी एल इक्वल टू एक्सएल आई होगा, और मॉड ऑफ वी सी इक्वल टू एक्स सी आई होगा, यानी कि वी एल इक्वल टू क्या होगा, वी सी होगा। टेल में होगा, बोलिए भाई। अब देखो, फेजर डायग्राम आपको याद होगा, ये भी, ये वी एल, ये वी सी, ये दोनों मैग्नीट्यूड जब आपस में बराबर है तो ये v इक्वल टू वी आर होगा। तो मैग्नीट्यूड बराबर है, यही ना आया, v और i सेम फेज में, यही ना रेजोनेंस पे आया कि v इक्वल टू i इक्वल टू v बाई जेड मिनिमम, रेजोनेंस v इक्वल टू आई आर। ओके, तो v इक्वल टू आई आर, वी आर इक्वल टू आई आर, तो v इक्वल टू वी आर, यानी कि v और i सेम फेज में आ गया। टेल मी, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ना, ये देखो, वी एल आई से लीड कर रहा है पाई बाय 2 एंगल से। मैं सारा चीज ऐसे रिपीट कर रहा हूँ आपको। लीड कर रहा है वी सी, पाई बाय 2 से लैग कर रहा है आई से। ओके, वी एल और वी सी दोनों अपोजिट फेज में है, तो हम लोग बोल सकते हैं वी एल और वी सी जो है पाई फेज से एक दूसरे से आउट है, यानी कि वी एल एंड वी सी आर आउट ऑफ फेज बाई पाई। अपोजिट फेज मतलब पाई ना, यहाँ से यहाँ तक पाई, इधर से ले लो या इधर से ले लो, नहीं पाई है, दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, बोल सकते हैं। टेल मी, आई थिंक नो प्रॉब्लम नहीं ना? नो। इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ध्यान से देखिएगा। रेसिस्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, क्या रेसिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है? नहीं, फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है ना रेसिस्टेंस। नो, एक्सेल वर्सेस एफ, क्या ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है? एक्सेल, एक्सेल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है? टेल मी। नो,
बोलो, एक्सेल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है? नो। क्या पढ़ते हैं भाई? एक्सेल इक्वल टू 2πfl नहीं है तो एक्सेल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है भाई। कैसे होगा? एक्सेल फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है, ये स्ट्रेट लाइन होगा? हाँ, लीनियर होगा, लीनियर स्ट्रेट लाइन। बोलो, आप लोग बोलते नहीं हो भाई, ऐसे कैसे पढ़ाऊंगा मैं? हाँ या ना तो बोलो। अरे ये बाई फॉर्म में है, बाई, और ये एक्स, तो एक्सेल 2πl को हम लिख सकते हैं, कांस्टेंट है ये कांस्टेंट हो गया इनटू एफ। तो एक्सेल एफ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है तो लीनियर नहीं होगा, ये लीनियर हो गया। एक्सी वर्सेस एफ, एक्सी एफ पे डिपेंड कर रहा है या नहीं? एक्स इक्वल टू 1/2πfc, यानी कि एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। जब ऐसा हो तो ये कैसा वेव बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना? हाँ, तो एल तो कांस्टेंट ही होगा ना अंतेश। यहाँ पे एल को वेरिएबल हम लोग कहाँ कर रहे हैं? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। ओके, जब भी इस फॉर्म में हो y इक्वल टू पी वाई एक्स, इसका ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर है? टेल मी। सर नीचे वाला में वो थोड़ा एक्स किधर है और एक्स किधर है वो बता दीजिए। वैसे ही है, एक्स ऊपर है, इधर है। ठीक है। ओके सर, ओके सर। ओके, नाउ एक्स वर्सेस एफ, एक्स इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी होता है, होता है ना भाई? और एट एफ इक्वल टू एफ नॉट, यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे एक्स क्या होता है? 0 होता है। यानी कि एक्सेल यस और सर। एक्सी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ओके, तो एक्सेल एक्सी आपस में बराबर हो गया। इसका जो ग्राफ आएगा, यानी कि ये एक्सेल और ये एक्सी, ओके, इसका जो ग्राफ आता है, ये देखो, ये दोनों कहीं ना कहीं एक जगह इंटरसेक्शन पॉइंट होगा जहां पे ये मर्ज करेगा। तो इंटरसेक्शन कहाँ होगा? ये फ्रीक्वेंसी क्या होगा? एफ नॉट। एफ नॉट पे 0 हो जा रहा है, एक्स 0 हो जा रहा है। तो जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं दोनों को मर्ज करके, तब ग्राफ इस तरह से आता है। ओके, अब अगर आप जेड वर्सेस एफ बनाएंगे, जेड वर्सेस एफ, जेड इक्वल टू आर प्लस
जे एक्सएल माइनस एक्ससी, तो एक्सएल माइनस एक्ससी का ग्राफ ये हो गया, उसमें आर को ऐड कर देना। ऑफ कोर्स ये देखो जेड का मिनिमम वैल्यू क्या था, जेड का मिनिमम वैल्यू आर रेसिस्टेंस था ना, या नहीं था, किस फ्रीक्वेंसी पे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एक्सएल माइनस एक्स इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू आर, और उसमें जेड हमारा क्या था, मिनिमम था। क्लियर। तो ये ग्राफ हमारा ऐसा आएगा। अगर आप इसको बीच से इस तरह से आप देखेंगे तो ये जो आपका एम्पलीट्यूड होगा, अगर मान लेते ये है और ये एम्पलीट्यूड मान लेते ये बी है, तो बी कभी भी जो है ए के बराबर नहीं होगा। ओके, ये यहाँ से जो गिर रहा है ग्राफ, ओके, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह गिर रहा है, यहाँ से जो बढ़ रहा है ये स्ट्रेट लाइन की तरफ बढ़ रहा है, इसकी जैसा ऐसा ग्राफ होता है। वही आप पाराबोला का जो ग्राफ देखते हैं, ओके, ये इस तरह से होता है, दोनों तरफ गोल, यानी कि इधर जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस इधर होगा, दोनों बराबर होगा ऑलवेज। बट ये पैराबोला नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक जो है कर्व नेचर का है, और यहाँ से यहाँ ये सीधा लीनियर लाइन। क्लियर है। ये फाइनल कंक्लूजन है इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ओके, क्या नहीं समझ आया, बोलिए अंतेश। ये सर हम लोग थर्ड क्या वाला किए, नहीं समझ में सर, वो समझ में आ गया। अरे यार मेरी बात ये नहीं समझ आया ना। उसके पहले वाला, हाँ, उसके पहले वाला ये सर। यस सर, वहीं से ये समझ में नहीं आया। हाँ, ये नहीं समझ, नहीं ये थर्ड, ये उसके बाद वाला सर, एक्सएल ये माइनस एक्स। हाँ सर। ये जो है ना, जब दोनों ग्राफ को आप मर्ज करेंगे ना, ये आपका एक्सेल हो गया। ओके, ये एक्सेल हो गया, और माइनस एक्सी, तो माइनस एक्सी का ग्राफ ऐसे होता है। ओके, इन दोनों को जब हम लोग मर्ज करते हैं, जोड़ते हैं, ये एक्सेल और ये एक्सी जब दोनों को जोड़ते हैं ना, तो दोनों को जोड़ने के बाद ग्राफ ऐसा आता है। ये मैथमेटिकल चीज है, ठीक है। ये ग्राफ एक्सेल है, एक्सेल, और ये ग्राफ है माइनस एक्सी। क्लियर। तो ये जब ओके। दोनों ग्राफ को जोड़ेंगे हर एक पॉइंट पे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ेंगे तो ये फिर यहाँ आएगा, तो इस पॉइंट पे इस पॉइंट को जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा। एक समय होगा कि जिस पॉइंट पे ये दोनों का मैग्नीट्यूड आपका बराबर है, उस पॉइंट पे इसका वैल्यू कहाँ होगा, जी। 0। जैसे इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है, तो उस पॉइंट पे 0 हो जाएगा, और वो पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का पॉइंट होगा। तो यस रेजोनेंट सर। फ्रीक्वेंसी भी दिख रहा है आपको एक्स इक्वल टू 0, यानी कि एक्सएल और एक्सी आपस में क्या है, बराबर है। इक्वल। अब इस ग्राफ को और इस ग्राफ को दोनों को जोड़ दीजिए। ओके, तो ये ग्राफ हमारा जस का तस रह गया, लेकिन ये चूंकि जेड है, तो जेड का मिनिमम वैल्यू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे कितना होता है, आर के बराबर। ऑफ कोर्स एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो जेड इक्वल टू आर, और वो हमारा मिनिमम है, मैंने आपको दिखाया भी हूँ। तो जेड का मिनिमम वैल्यू आर, और ये जेड, और ये ऐसे करके ये हो जाएगा। क्लियर है। यस सर। ओके, नाउ अब हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं सिंपल, ये देखिएगा यहाँ पे एफ लेस देन एफ नॉट, जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम हो, तो ये जो कर्व नेचर है ये किसके चलते आया, कैपेसिटर के चलते ना। तो सर्किट जो होगा वो हमारा कैपेसिटिव होगा। कैसे होगा ये भी देखो आप,
जब एफ लेस देन एफ नॉट है, देखो है ना, पहले एफ इक्वल टू एफ नॉट पे एक्सएल और एक्सी आपस में बराबर है ना, उस समय हमारा ये कैसा सर्किट होगा, रेसिस्टिव सर्किट होगा, होगा जस्ट राइट, रेसिस्टिव सर्किट होगा, नहीं भाई, ओके। अब एफ लेस देन एफ नॉट कर दिए, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी से कम। अब सोचो एक्सएल इक्वल टू 2πfl, अगर फ्रीक्वेंसी अब घटाएंगे तो एक्सएल का वैल्यू घटेगा, फ्रीक्वेंसी एफ नॉट से घटाएंगे तो एक्सएल घटेगा। एक्सी इक्वल टू 1/2πfc, अगर फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो एक्सी का वैल्यू बढ़ेगा। बढ़ेगा ना, यानी कि इस पे एक्सी एक्सएल से ज्यादा हो गया, एफ नॉट पे बराबर है, फ्रीक्वेंसी एफ नॉट से अब घटाते जा रहे हैं, तो घटा रहे हैं तो एक्सएल का वैल्यू क्या हो गया, ये घट गया, और एक्सी का वैल्यू बढ़ गया, तो एक्सी एक्सएल से ज्यादा हो गया। टेल मी। और जब एक्सी एक्सएल से ज्यादा होगा तो सर्किट कैसा होगा, कैपेसिटी, ये मैंने सीरीज में भी बताया था जब एसी सर्किट कंटेनिंग सीरीज आरएलसी सर्किट बता रहा था, कैपेसिटिव होगा। ओके, अब एफ ग्रेटर देन एफ नॉट, तब इससे फ्रीक्वेंसी हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, और यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो ये घटेगा, यानी कि अब एक्सएल बढ़ रहा है, एक्सएल बढ़ गया और एक्सी क्या हो रहा है, घट रहा है। इस फ्रीक्वेंसी पे दोनों बराबर, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो एक्सएल बढ़ गया एक्सी बढ़ गया, तो सर्किट कैसा होगा, इंडक्टिव होगा। क्लियर है? ओके, नाउ इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, है ना। पहले आप